अरे, और कितनी देर लगेगी तैयार होने में? किसे दिखाना है जो इतना सज सवर रही हो? सभी नई बहू को देखने आ रहे हैं, तुम्हें नहीं। बस 5 मिनट, अपने बालों का जूड़ा बनाते हुए संजना ने जवाब दिया। ठीक है, जल्दी करो, मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे तैसे तैयार होकर संजना बाहर आई तो देखा सारे घर की खिड़कियां खुली हैं। लाइट, पंखे, टीवी सभी चल रहे हैं। जल्दी जल्दी लाइट, पंखे, टीवी और खिड़कियां बंद करके वह बाहर आई और दरवाजे पर ताला लगाकर गाड़ी में बैठ गई। गौतम, पता नहीं कितना वक्त लगता है तैयार होने में। हमेशा तुम्हारी वजह से देर हो जाती है। वहां जाते ही मुझे सुनना पड़ेगा। संजना का मूड खराब हो गया और वह उस वक्त वहां से हो गई जब उसने देखा कि अपनी देवरानी की मुंह दिखाई के फंक्शन में वह वैसे तो जैसे तैसे ठीक से तैयार हो गई, लेकिन पैरों में स्लीपर पहनकर आ गई। वह गौतम से रुकने का कहती, उससे पहले ही वह भड़क उठा और संजना चाह कर भी कुछ न बोल पाई। संजना सोचने लगी, कहीं भी जाना हो तो हमेशा उसे मुश्किल से आधा घंटा पहले ही पता चलता है। इस आधे घंटे में उससे उम्मीद की जाती है कि वह खुद भी तैयार हो जाए और बच्चों को भी सलीके से तैयार कर दे। साथ ही कांच की चूड़ी, बिछिया पायल, सिर पर सिंदूर और गले में मंगलसूत्र तो होना ही चाहिए और बिंदी भी बड़ी ही होनी चाहिए। इसमें जरा सी चूक बर्दाश्त नहीं की जाती थी। खैर, जैसे तैसे साड़ी से पैरों को छुपाते हुए फंक्शन अटेंड किया। चेहरे पर एक मुस्कान ओढ़ के रख ली और सभी नाते रिश्तेदारों का स्वागत, खान पान और आराम का ख्याल रखने लगी। बड़ी बहू जो है इस घर की, जिम्मेदारी तो बनती है उसकी। आज से ठीक 4 साल पहले ढेर सारे रंग बिरंगे सपने संजोए कुमकुम लगे कदमों से अपने पिया के घर पर पहला कदम रखा था। संजना ने फिर पिया के साथ कलेवा खोलना, थाल उठाई, जुआ जुई, मुंह दिखाई जैसी कई रस्में निभाई थी और इन रस्मों को निभाते शर्माते सकुचाते वह कब गौतम के करीब आ गई उसे पता भी नहीं चला। पिया के प्यार की मधोसी में मधोस दिन बड़े अच्छे से कट रहे थे। वह गौतम के प्यार में इस कदर डूबी हुई थी कि गाहे बगाहे मिलने वाले तानों और उल्हानों को अनसुना कर दिया करती थी। बड़े ही धैर्य के साथ वह अपनी गृहस्थी में रमने की कोशिश कर रही थी। पर कहते हैं ना कि हर दिन एक समान नहीं होते। जहाँ खुशियां आती हैं, वहीं गम की परछाई भी पीछा करती है। संजना हर नई नवेली दुल्हन की तरह घर के सभी सदस्यों का मन जीतने की कोशिश करती, सबकी जरूरतों का ध्यान रखती, सासू जी की हर बात को बिना किसी तर्क वितर्क के मानती। पर फिर भी उसे महसूस होता था कि शायद कोई कमी रह गई है मुझसे। इसलिए कोई घर में उस तरह से खुश नहीं होता जैसे मेरे मम्मी पापा होते थे। कैसे मेरी एक छोटी सी उपलब्धि पर या छोटी सी सफलता पर ही बड़े खुश हो जाते थे। वह प्रोत्साहित करते थे। कोई भी नई सब्जी या पकवान बनाना सीखती थी तो तारीफ भी करते और अगर कोई कमी रह भी जाती तो इस तरह से बताते कि मैं दुगने उत्साह के साथ उसे सुधारने में लग जाती। लेकिन यहाँ तो जरा सी चूक होने पर ही इतना बुरा डांटते हैं कि रोना ही आ जाता है। कभी याद नहीं आता कि पापा ने कभी जोर से डांटा हो। वह तो ससुराल आकर पता चला कि डांटने वाले पापा भी होते हैं। पीहर में तो पापा ने हमेशा बचाया ही है माँ की डांट और मार से। पर माँ पापा के संस्कार ही ऐसे दिए कि बड़ों के सामने बोला नहीं जाता, चाहे खुद की गलती हो या ना हो। सब कुछ चुपचाप सुनती और कोई गुंजाइश होती तो सुधारने की कोशिश करती। कभी कभार ज्यादा परेशान हो जाती तो सोचती गौतम से कहूँ, पर अगले ही पल अपना फैसला बदल लेती क्योंकि समझती थी वह कि गौतम विश्वास नहीं करेंगे। उनके सामने कभी ऐसा हुआ नहीं, इसलिए जो भी बात होती गौतम की गैर मौजूदगी में होती थी तो वह भला कैसे विश्वास करते। अरे संजना, किन ख्यालों में डूबी हुई हो? और यह चाय किसके लिए बना रही हो? एक कप मुझे भी देना। संजना वर्तमान में लौट आई और अपनी ताई सास के पैर छूकर बोली, नई बहू के मम्मी पापा के लिए बना रही हूँ, आपके लिए भी बना देती हूँ। ताई सास, संजना, तुम्हारे पीहर से कोई नहीं आया? संजना, नहीं, कोई नहीं आया क्योंकि किसी ने बुलाया ही नहीं और आप तो सब जानती हैं, ये हमेशा की बात है। ताई सास, अरे तो तुम क्यों देवरानी के पीहर वालों की आवभगत में लगी हुई हो? तुम्हारे तो पीहर वालों को पूछते भी नहीं। यह भेदभाव नहीं है क्या? संजना, हाँ ताई जी, भेदभाव तो है,
लेकिन यह भेदभाव तो मेरे सास ससुर कर रहे हैं। उसमें मेरी देवरानी या उसके पीहर वालों का क्या दोष है? आप तो आराम से बैठकर चाय पीजिए। इन सब बातों को छोड़िए। चाय पीते हुए संजना के सामने 3 साल पहले की वह घटना आंखों के सामने चलचित्र की तरह घूमने लगी। 3 साल पहले उसे अपने ससुराल को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उसने अपने ससुर को जवाब दे दिया था। क्या करती वह? शादी हुए काफी वक्त हो चुका था। पगफेरे के बाद एक बार भी अपने पीहर नहीं जा पाई थी वह। उसे सबकी बहुत याद आती थी, पर सासू जी ने एक बार भी उसे पीहर जाने को नहीं कहा। जब भी वह जाने का पूछती, उसे कई घंटों तक जवाब ही नहीं देती, या एक के बाद एक काम बताती जाती और उसे करते करते शाम हो जाती। फिर उसकी सास कहती, तुम गई नहीं। वह मन महसूस कर रह जाती। एक दिन संजना ने ठान लिया कि सुबह जल्दी तैयार होकर गौतम के साथ ही निकल जाएगी। उस दिन उसने सुबह जल्दी उठकर नाश्ता और खाना साथ ही बना दिया और गौतम के साथ जाने को तैयार हो गई। जैसे ही सासू जी ने संजना को तैयार देखा, वह बिफर पड़ी। ये क्या? सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? घर के काम कौन करेगा? मैंने नाश्ता और खाना बना दिया है। मैं पीहर जा रही हूँ। संजना का इतना कहना था कि ससुर जी चिल्ला के बोले, किसकी इजाजत से पीहर जा रही हो? संजना से भी रहा नहीं गया। वह बोल पड़ी, अपने पीहर जाने और मम्मी पापा से मिलने के लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। आपको कैसा लगेगा जब आपके बेटे को आपसे बात करने के लिए इजाजत मांगनी पड़े? और मैं तो हमेशा पूछती थी, लेकिन कोई जवाब ही नहीं देता। तो मैंने भी सोच लिया, अब किसी से नहीं पूछूंगी। इतने वक्त का गुबार और गुस्सा संजना के शब्दों में झलक रहा था। आज ना उसे माँ के संस्कार याद आ रहे थे, ना ही पिता की सीख। उसे याद रहा तो सिर्फ वह तड़प और बेबसी जो इतने महीनों से महसूस कर रही थी। एक माँ बाप अपनी बेटी को कितने प्यार से पालते हैं, बड़ा करते हैं, हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करते हैं और साथ ही उसे संस्कारित करते हैं, क्योंकि उसे पराए घर जाना है। लेकिन बेटी तो माँ पापा के साथ 27-28 साल रहती है। उसे उनसे बात करने के लिए इजाजत नहीं लेनी पड़ती। वह जब चाहे तब बात कर सकती है, उनसे रूठ सकती है, उन्हें मना कर सकती है। लेकिन शादी होते ही उम्मीद की जाती है वह अपने माता पिता को भूल जाए। सिर्फ तब याद रखे जब ससुराल में कोई रस्म निभानी हो और तोहफे की बरसात करनी हो। क्यों? किसने हक दिया आप सबको? और यह पति पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं। सही को सही और गलत को गलत कहने में किस बात का डर लगता है? कहते फिरते हैं तुमसे बहुत प्यार करते हैं और मौका मिलने पर जताते भी हैं, पर ऐसे प्यार का क्या अचार डाला जाए जो अपनी पत्नी के साथ खड़ा नहीं हो सकता, उसके पक्ष में एक बात नहीं बोल सकता। संजना का इतना कहना था कि गौतम उस पर बरस पड़े। ये किस तरह से बात कर रही हो तुम? संजना आंखों में आंसू लिए, क्या गलत कहा और क्यों कहना पड़ा? क्योंकि तुम कुछ नहीं बोलते। मैं गलत करूं तो तुम मुझे कहो, मैं गलती सुधारने की कोशिश करूंगी। लेकिन अगर तुम्हारे मम्मी पापा गलत कर रहे हैं तो तुम चुप क्यों हो? गलत बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, और जिन्होंने जन्म दिया उनसे मिले बिना कैसे रहूंगी? खुद से क्यों नहीं कहते? मिल लाओ तो इतनी बात ही नहीं होती। गौतम बिना कुछ बोले ऑफिस निकल गया और संजना अपना सामान पैक करके पीहर चली गई। हफ्ते भर बाद गौतम संजना को लेने गया। उससे माफी मांगी और समझाया कि कुछ भी कहना हो तो मुझसे कह लेना, लेकिन मम्मी पापा के सामने मत बोलना। लेकिन संजना ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, जिस घर में मेरे माता पिता की इज्जत नहीं, वहां मैं नहीं रहूंगी। जहाँ मेरे मम्मी पापा को मुझसे मिलने के लिए मिन्नतें करनी पड़े, मैं वहां नहीं रह सकती। अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ उस घर में चलूं, तो तुम्हें वादा करना होगा कि कोई मेरे माता पिता को अपशब्द नहीं कहेगा, और अपने घर जाने के लिए मैं किसी की इजाजत नहीं लूंगी, तुम्हारी भी नहीं। गौतम, तुम क्यों बात को बढ़ा रही हो? संजना, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी। गौतम, या तो वादा करो या मुझे भूल जाओ। गौतम उस वक्त तो वहां से चला गया, पर संजना का पक्ष अपने मम्मी पापा के सामने रखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वह सोच ही रहा था कि कैसे इस समस्या को सुलझाया जाए, कि तभी उसके पास उसके तबादले का ऑर्डर आ गया और उसे अपनी समस्या का हल मिल गया। वह संजना को लेकर नए शहर आ गया। गौतम समझ रहा था उसने अपनी समस्या बहुत अच्छे से सुलझा ली।
संजना अपने सास ससुर की नजर में बुरी बुरी बहू बन गई, जिसके किस्सों का ढिंढोरा उसकी सास अपने समाज में गाती रहती। आखिर अपने आप को पाक साफ साबित करने के लिए सफाई भी तो पेश करनी थी। संजना, संजना, तुम गौतम के साथ जाकर अपने 2-3 दिन के कपड़े ले आओ। तुम्हें यहीं रहना होगा। सारे मेहमान आज चले जाएंगे, पर तुम यहाँ रहोगी तो नई बहू का मन भी लगा रहेगा। सासू जी ने जैसे संजना को आदेश दिया। संजना, माफ कीजिएगा माँ जी, मैं नहीं रुक पाऊंगी। मुझे मम्मी को हॉस्पिटल दिखाने जाना है और 1 हफ्ते तक, जब तक यहाँ हूँ, उन्हीं के पास रहूंगी। मैं कौन सा रोज आ पाती हूँ। रही बात नई बहू की, उसका मन लगाने के लिए देवर जी की जरूरत है, मेरी नहीं। मैं चलती हूँ, मेरा इंतजार मत कीजिएगा। संजना ने बच्चों को बुलाया और गाड़ी के पास खड़े होकर गौतम का इंतजार करने लगी। वह बहुत खुश थी अपने फैसले पर, क्योंकि वह आजाद थी। वह अपने सारे कर्तव्य निभा रही थी। सर पर पल्लू, हाथ में कांच की चूड़ी, पाजेब, बिछिया, सिंदूर सब पहना था उसने। सास ससुर के पैर भी छूती है, चाहे आशीर्वाद मिले या अपमान। जब भी घर में कोई काम होता है, एक बार बुलाने पर तुरंत पहुंच जाती है। लेकिन अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी रही है। अब उसे अपने घर जाने के लिए, माता पिता से मिलने के लिए, उनके प्रति अपने फर्ज निभाने के लिए किसी की इजाजत नहीं लेनी होती। अब कोई उसके माता पिता की बेइज्जती करने की हिम्मत नहीं कर सकता। भले ही वह अपने सास ससुर की अच्छी बहू नहीं बन पाई, पर उसे गर्व है कि वह अपने माता पिता का सम्मान बनाए रख पाई। चाहे समाज उसे बुरी बहू समझे, पर उसके लिए महत्वपूर्ण है कि उसके माता पिता की वह अच्छी बेटी कहलाए। बहू तो सभी बुरी हो ही होती है, चाहे वह कितना भी कर ले, तो वह बुरी ही सही। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।